रखा गया है। तो जब रखेंगे तो इसमें इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही घसीटता है और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। तो प्लस चार्ज इधर हो जाएंगे और माइनस चार्ज इसके अपोजिट है। प्लस चार्ज इसके साइड में और माइनस इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा जिसकी डायरेक्शन कहां होगी, प्लस से माइनस। मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया जिसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। बाहर जो लगाया वो इधर लगाया है और अंदर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो ये करता क्या है, ये सब्सटेंस जब आपके अपन आगे पढ़ेंगे कि कैपेसिटर बनाते हैं और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इस सब्सटेंस को जब भरते हैं तो ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने लगाया उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम कर देता है। जिससे होगा क्या, उन प्लेटों के बीच में पोटेंशियल की वैल्यू भी कम हो जाएगी और पोटेंशियल कम होने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये यूज होता है किसका, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का। आगे अपन कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में भरेंगे तब यूज करेंगे। ठीक है, तो दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बताए थे मैंने आपको, एक तो पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर सब्सटेंस, आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूल जो होंगे उन मॉलिक्यूल के पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन होते हैं उनका मास सेंटर जो होगा वो पोलर में क्या होता है, कोइंसाइड नहीं करता है, सेपरेट सेपरेट अलग अलग होता है। ठीक है, इसके अपोजिट नॉन पोलर में मास सेंटर जो होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का, वो एक जगह कोइंसाइड करेगा। कब? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब तक इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अपन एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखेंगे, तब तक ये कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जनरेट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैंने लिखाया था स्मॉल p नेट इक्वल टू क्या होगा, जनरेट। कब? एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन में। जब इस मटेरियल को अपन रख देंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तब क्या होगा, ये क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, जिससे आपका इस प्रकार से आपके जो अंदर हैं आयंस जो हैं या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनाना शुरू कर देंगे। यानी इनका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अब जीरो नहीं होगा, अब कुछ ना कुछ इनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो मटेरियल थे वो क्या कहलाते हैं, आपके पोलर और नॉन पोलर। एग्जांपल मैंने बताया था, पोलर कौन कौन से होंगे आपके, पोलर होते हैं HCl होता है, H2 होता है। ठीक है, नॉन पोलर कौन से होते हैं, O2 है, N2 है, ठीक है, H2 है, CO2 है। ये क्या होते हैं आपके नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला था कि पोलराइजेशन की प्रोसेस क्या होती है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर। तो पोलराइजेशन की प्रोसेस के अंदर अपन कहते हैं कि जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को अपन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनाएगा। इस प्रोसेस को डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का पोलराइजेशन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, कि उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गए हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गए हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। समझ आई ये बात? दूसरी चीज मैंने बताई थी पोलराइजेशन वेक्टर, जिसको डिनोट किया था कैपिटल P वेक्टर से। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुए, कितने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बने, इस चीज को कौन बताता है, इस चीज को बताएगा पोलराइजेशन वेक्टर, जिसको अपन ने किससे डिनोट किया था, कैपिटल P वेक्टर से। ये बात बताता है कि कोई भी सब्सटेंस जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर, उसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जनरेट हुए। समझ में आया कि नहीं बात? ये बताएगा ये, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके,
इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन वेक्टर होगा, यानी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम के अंदर बनेंगे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन वेक्टर। समझ आई ये बात? तो मैंने बोला था जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो यहां एक कांस्टेंट आता है इस प्रकार का, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये चीज ये बताती है कि भाई किसी मटेरियल, किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अपन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बना पाता है। इसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो मटेरियल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कैपेसिटी बताती है किसी भी आपके डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की टू फॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। समझ में आएगी नहीं बात है? अरे हाँ कि ना, इसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। समझ में आएगी नहीं बात? अरे हाँ कि ना। इसके बाद अगली चीज जो डिस्कस कर रहे हैं, ये यहां तक तो मैंने आपको लिखा दिया था, ठीक है। इसके बाद अपना जो टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस। इंपॉर्टेंट है। अगला जो टॉपिक है या अगला जो हेडिंग है वो क्या है, कैपेसिटेंस। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी लिखी थी, इसके लिए एक लाइन छोड़ देना, इसके लिए एक मैं लाइन लिखाऊंगा। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के लिए एक लाइन छोड़ देना, मैं लिखा दूंगा अभी। अब देखो कैपेसिटेंस क्या होता है। देखो कोई भी कंडक्टर है आपके पास, ठीक है, उस कंडक्टर को जब आप चार्ज करते हो, क्या करते हो, चार्ज करते हो। सबसे पहला आप उसके अंदर जब चार्ज लेके आया, उसको एक चार्ज दिया, तो उसके ऊपर पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, इसलिए आपको उस टाइम पर कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। मान लो ये आपका एक कंडक्टर था, ठीक है, ये क्या था आपका कंडक्टर, ये आपका स्फेरिकल कंडक्टर है। सबसे पहले आपने इनफाइनाइट से उठा के कोई चार्ज प्लस क्यू इसके ऊपर लाके रखा। अब इस प्लस क्यू चार्ज को कोई रिपेल नहीं करेगा, तो इस कंडीशन में इनिशियली आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। फिर आप एक लेकर आओगे तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। तो ये वर्क इस कंडक्टर के अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। किस फॉर्म में हो जाएगा, पोटेंशियल के रूप में। और लेके आओगे और ज्यादा वर्क, अब दो रिपेल करेंगे, और लेके आओगे और ज्यादा वर्क, और लेके आओगे और ज्यादा वर्क। तो इसको जब आप चार्ज करते जाओगे तो आपके द्वारा जो वर्क डन होगा उसका भी वैल्यू बढ़ता जाएगा, और वर्क डन बढ़ेगा तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो अपन सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा मैं किसी कंडक्टर को चार्ज दूंगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, पोटेंशियल होगा। चार्जिंग एक ऐसी प्रोसेस है, ये स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस होती है, वन बाय वन करके चार्ज आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप अपना मोबाइल का चार्जर लगाते हो बोर्ड में, तो ऐसा तो है नहीं चार्ज लगाया और एकदम से खट करके सारे के सारे चार्ज आ गए और मोबाइल चार्ज हो गया। अब वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है कि आपका मोबाइल का चार्जर जो है कितना एम्पियर आवर का है, कितना वोल्ट का है, कितनी बड़ी बैटरी है जो उसको चार्ज को एक्सेप्ट कर रही है। समझ में आएगी नहीं बात? तो चार्जिंग की जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, एक एक करके चार्ज आएंगे, और जब आप चार्ज लाते जाओगे तो वर्क डन का वैल्यू क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो वर्क डन बढ़ेगा तो उस कंडक्टर का क्या बढ़ जाएगा, पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ाया वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ गया।
तो जब कभी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको यहां पर नाम दिया जाता है सी से, कैपिटल सी, और इसी सी को बोला जाता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। क्या कहते हैं इसको? कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। ये जो है ये बताएगा कि किसी भी कंडक्टर की चार्ज को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी कितनी है। समझ में आया कि नहीं? दो आपके पास कंडक्टर हैं, एक का मान लो यूनिट बोला, अभी यूनिट बताऊंगा इसकी, एक मान लो 100 यूनिट कैपेसिटेंस का है, एक मान लो 50 यूनिट कैपेसिटेंस का है। तो किसकी चार्ज को ज्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी है? 100 वाले की। 100 वाला ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा और 50 वाला कम चार्ज को स्टोर करेगा, इसलिए 100 वाले का कैपेसिटेंस ज्यादा और 50 वाले का कम। समझ में आएगी नहीं बात? तो मटेरियल की कैपेसिटी चार्ज को एक्सेप्ट करने की वो कौन बताएगा? कैपेसिटेंस बताएगा। समझ में आया कि नहीं बात? मैंने क्या कहा? मैंने बोला है कि भाई एक चार्जिंग इज ए प्रोसेस ऑफ स्टेप, चार्ज की एक प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप चार्ज को इंसर्ट कराने, किसी भी कंडक्टर के अंदर एक के बाद एक चार्ज इंसर्ट कराना होता है। तो जब अपन चार्ज इंसर्ट कराते जाएंगे वैसे वैसे वर्क डन अगेंस्ट द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसके अगेंस्ट बढ़ता जाएगा। तो जब वो बढ़ेगा वर्क डन तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। यानी अपन कह सकते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ही ज्यादा क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा? पोटेंशियल होगा। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? V के हो गया। तो जब प्रोपोर्शनल साइन हटा तो क्या आ गया? एक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, जिसको क्या बोला जाता है? कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। समझ आया कि नहीं बात? अब ये जो C आता है इसकी यूनिट एंड डायमेंशन क्या होती है? यूनिट की बात करें तो SI सिस्टम में इसको फैरड में मेजर किया जाता है। किसमें? फैरड। और जिसका सिंबल होता है कैपिटल F, जिसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल F सिंबल होता है। इस प्रकार से समझ आई ये बात? और भी कुछ यूनिट्स इसकी अपन बना सकते हैं, जैसे C इक्वल टू क्या है? Q बाई वी। यहां से क्या आ जाएगा? C इक्वल टू Q बाई वी। Q को मेजर किया जाता है कूलम्स में और V को मेजर किया जाता है वोल्ट में। एक यूनिट तो ये हो गए। फिर अपन ने पढ़ा था कि भाई V जो होता है V इक्वल टू होता है E इंटू आर। तो यहां से यूनिट क्या आ गई इसकी? इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम और ये हो गया मीटर में। तो यहां से एक और यूनिट आ जाएगी कि कूलम तो ऊपर ऐसे कैसे रहेगा, नीचे कूलम, न्यूटन पर कूलम, कूलम चला जाएगा ऊपर, स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या था? मीटर। एक यूनिट ये भी हो जाएगी। अरे समझ आएगी नहीं बात? तो यहां से देखो इसकी अपन डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगी? कूलम की डायमेंशन क्या होती है? A इंटू टी। ये ऑनलाइन क्लास है नहीं तो बोलता कुछ। क्या होता है? A इंटू टी, और स्क्वायर है तो उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। नीचे न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स की होती है m1 L1 T माइनस 2। मीटर है तो मीटर की क्या हो जाएगी? L1। इसको रीअरेंज करके लिखें तो क्या हो जाएगा? m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, L ऊपर जाएगा तो L की पावर -2, T देखो -2 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 2 पहले से है तो T की पावर 4 और A की पावर 2। समझ आया कि नहीं? तो ये हो गई इसकी यूनिट और ये हो गई इसकी डायमेंशन। स्लोप जो होता है, स्लोप ऑफ QV, QV का जो स्लोप होगा वो किसको बताएगा? कैपेसिटेंस को। जैसे अपन ने इधर Q ले लिया, इधर V ले लिया, इनके बीच में
ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनके बीच में जो लाइन आएगी वो क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब अपन ने इस स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2। ठीक है, यहां पर अपन ने एक ट्रायंगल बना दिया, ये क्या बोल दिया अपन ने, थीटा, इसको क्या बोल रहे हैं, थीटा। ये आ जाएगा डेल्टा क्यू, ये आ जाएगा डेल्टा वी। यहां पर टेन थीटा स्लोप निकालो तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। तो स्लोप जो होगा क्यू वी के बीच में जब ग्राफ बनाया जाता है, उसका स्लोप किसको बताएगा, कैपेसिटेंस को। समझ आया कि नहीं। कैपेसिटेंस जो है वो किसी भी कंडक्टर के साइज, उसके शेप, किस मीडियम में वो रखा है, और उसके पास दूसरा कंडक्टर कहां पर रखा है, उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। यानी कैपेसिटेंस की जो डिपेंडेंसी है वो किस बात पे है, शेप, साइज ऑफ कंडक्टर, मीडियम कंडक्टर का जिसमें वो रखा हुआ है, और पोजीशन ऑफ अदर कंडक्टर जो उसके पास रखा है। इन चीज पर कौन डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस। समझ में आया कि नहीं बात, अरे हाँ कि ना। तो ये कुछ पॉइंट हो गए कैपेसिटेंस के लिए जो पूछ लिए जाते हैं। देखो नेक्स्ट चीज है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड, लिखो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड spherical conductor। देखो अपन कंसीडर करते हैं कि भाई एक स्फीयर है अपने पास जिसका रेडियस कितना है, r। एक कंडक्टर स्फीयर, रेडियस कितना है, r। इसको अपन ने चार्ज किया है, चार्ज दिया है इसको अपन ने एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ के, और इसको अपन ने चार्ज कर दिया। और कितना चार्ज दिया है, Q। कितना चार्ज दिया है, Q चार्ज दिया है। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था कि Q चार्ज के कारण, कंडक्टर के Q चार्ज के कारण इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, तो वो होता है V इक्वल टू KQ बाई R। अरे पढ़ा था कि नहीं, पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, KQ बाई स्मॉल r लिया था। यहां पर सरफेस पर निकाल रहे हैं, कितना होगा, V इक्वल टू KQ बाई R होगा। कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल टू Q बाई V होता है कि नहीं। V की जगह वैल्यू पुट कर दें तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई क्या आ जाएगा, KQ, और R चला गया, तो कैपेसिटेंस कितना आ गया, C इक्वल टू R बाई K। क्योंकि अपने को पता है कि भाई K का वैल्यू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, अरे समझ आएगी नहीं। तो कैपेसिटेंस जो है किसी कंडक्टर का वो कैसे बढ़ा सकते हैं अपन, R को बढ़ा के। भाई अपने को किसी कैपेसिटेंस का, किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो R को बढ़ा के अपन उसका कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं। अभी अपन एक क्वेश्चन करेंगे, उससे समझेंगे कि भाई कितना साइज होना चाहिए कैपेसिटेंस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेशन। अब मैं बोल रहा हूं यदि ये आपका कंडक्टर स्फीयर है, एक ऐसे मीडियम में रख दिया जिस मीडियम की परमिटिविटी जो है कितनी है, एप्सिलॉन m है। कितनी है मीडियम की परमिटिविटी, एप्सिलॉन m है। तो उसमें कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन m इंटू r। कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन m इंटू r हो जाएगा। अब अपन ने एक चीज पढ़ी थी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको पहले चैप्टर में, जिसको अपन ने डिनोट किया था एप्सिलॉन r से, और ये रेशियो आया था अपना एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन
नॉट का, अरे पढ़ा था कि नहीं ये, तो यहां से एप्सिलॉन एम क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इस वैल्यू को मैं यहां रख दूं तो कैपेसिटेंस इन ए मीडियम ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू कैपिटल हो जाएगा ये। अब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कब, जब उसको एयर में रखा गया हो। तो यहां पर सी एम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू सी, क्योंकि इस चीज की जगह मैंने क्या रख दिया है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो मीडियम में जब किसी भी कंडक्टर को अपन रखेंगे तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स होती है एयर में उसका कैपेसिटेंस होता है उसके, कि भाई जब वो एयर में रखा था तो उसका कैपेसिटेंस कितना था, सी था, और जब किसी मीडियम में रख दिया तो उसका कैपेसिटेंस हो गया सी एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू सी। समझ आई ये बात, अरे हाँ कि ना, रोकना है वो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10 का पावर 12 इंटू 10 का पावर -12 होता है। यूनिट क्या होती है, जो के की होती है उसकी उल्टी, के की कितनी थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा कूलम स्क्वायर, नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ये आपका अर्थ जो है वो एयर और वैक्यूम के अंदर रखी हुई है, अपन ऐसा कंसीडर करते हैं। ठीक है, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6400 किलोमीटर, कितना हो जाएगा, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर। अपन ने इसको मीटर में बदल लिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो C इक्वल टू अपन निकालें 4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10 का पावर -12, 6.4 इंटू 10 का पावर 6। ठीक है, 6 से तो 6 गया, कितना आ गया ये 4 पाई इंटू 8.85 इंटू 6.4 इंटू कितना आ जाएगा 10 का पावर -6। ठीक है, अब देखो 8.85 को 6.4 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया जाता है, इस पूरी क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये आता है लगभग 711। कितना आता है 711 इंटू 10 का पावर -6, और 10 का पावर -6 को कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, माइक्रो, अरे इसको क्या कहते हैं माइक्रो, और यूनिट क्या होती है फैराड। तो कितना आ जाएगा ये, एक मिनट, इसका आंसर कितना आता है, इसको मैं कैलकुलेशन, ये यहां तक आता है मिली फैराड, कितना आता है यहां तक मिली फैराड, इसका आंसर जो आता है 7.1 ये आता है माइक्रो फैराड में। कैलकुलेशन कर लेना कैसे कैलकुलेशन होगी, इनको मल्टीप्लाई करना और 10 का पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आता है 0.711 माइक्रो फैराड। ये क्वेश्चन कराने का मेरा ये मतलब है कि भाई आप इतना बड़ा साइज का आप जब कंडक्टर लोगे तो उस कंडक्टर का भी कैपेसिटेंस कितना आता है, समझ में आया कि नहीं। तो इतना बड़ा आपका कैपेसिटर बनाना या इतना बड़ा आपका
कंडक्टर जिसकी कैपेसिटेंस अपन चाहते हैं वो पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। क्या इतना बड़ा बना सकते हो क्या? पंखे में लगा हुआ है एक कैपेसिटर, तो अर्थ के साइज का लगा सकते हो क्या इसमें? तो प्रैक्टिकली साइज को इंक्रीज करके किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ाना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसके अल्टरनेट मेथड ढूंढे गए कि और क्या मेथड हो सकते हैं जिससे अपन इसका कैपेसिटेंस बढ़ा सके। तो इसके लिए बनाया गया कैपेसिटर। क्या बनाया गया? कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर अपन दो प्लेट लेते हैं, दो कंडक्टर की प्लेट लेते हैं। वो प्लेट आपकी प्लेन आपके स्क्वायर शेप की हो सकती हैं, रेक्टेंगल शेप की हो सकती हैं, वो आपके सिलेंड्रिकल शेप की हो सकती हैं, वो आपके स्फेरिकल शेप की हो सकती हैं। दो प्लेटें, समझ में आएगी नहीं? सर्कुलर हो सकती हैं। उन प्लेटों को एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखा जाता है और उनको एक्सटर्नल सोर्स से, एक्सटर्नल बैटरी से या एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ दिया जाता है। तो वो कंडक्टर क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। उसके अंदर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। तो वो जो प्रोसेस होती है उसके अंदर अपन क्या करते हैं कि प्लेट का साइज जो है उसको अपन कम से कम रख के उसकी कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो प्लेट के बीच में अपन क्या करें, पोटेंशियल जो स्टोर होगा जब उसको चार्ज करेंगे, उस पोटेंशियल के वैल्यू को अपन घटा देंगे। और वो कैसे? वो अपन प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में पढ़ेंगे कि एक प्लेट के ऊपर जब चार्ज दिया जाता है तो जब उसके पास दूसरी प्लेट लेके आएंगे तो एक इंडक्शन का मेथड अपन ने पढ़ा था। तो इंडक्शन के कारण वो प्लेट भी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। तो चार्ज होने से काम कौन कर रहा है? ये प्लेट थी, इसके ऊपर चार्ज था, ये चार्ज हो रही है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? कम, क्योंकि इसका चार्ज कम होता है। इसका चार्ज कम होगा तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब पोटेंशियल कम हो जाएगा तो आपका फॉर्मूला क्या है? C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो जब पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटेंस क्या हो गया? बढ़ गया। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें जो आपकी प्लेटें होंगी उन प्लेटों के बीच का पोटेंशियल घटा देंगे, जिससे उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। साइज को यहां पर अपने को मैं बता रहा हूं, साइज जो है एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इशू होता है कि अपन कैपेसिटर का साइज ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। तो साइज को न बढ़ाकर अपन दूसरे चेंज लाकर उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना चाहते हैं, और वो होता है कैपेसिटर बना के। कैपेसिटर में दो प्लेट जो होती है एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखी जाती हैं, दोनों सेम एरिया की होती हैं, दोनों पे जो चार्ज स्टोर होता है वो भी सेम होता है, एक पे प्लस क्यू तो एक पर माइनस क्यू। नेट चार्ज यदि बोला जाए कि नेट चार्ज कैपेसिटर पर कितना होगा? 0। समझ में आएगा नहीं? नेट कितना होगा? 0, इधर प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू। समझ में आएगा नहीं? फिर मैंने आपको एक इनफाइनाइट सीट वाला करवाया था कि इनफाइनाइट सीट में उसमें एक न्यूमेरिकल भी करवाया था कि उनके बीच में आपका कैपेसिटर जो होता है वो 0 नहीं होता है, उसका वैल्यू कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आएगा नहीं? और एक प्लेट के कारण किसी पॉइंट पर कितना होता है? एक सीट के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।